वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ऑल अराउंड। तो आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की लेक्चर नंबर 3 और ये टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्ब्स लॉ। इससे पिछली वीडियो भी कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड थी। उसमें मैंने कुछ थ्योरी फॉर्मूलाज और 4 न्यूमेरिकल्स कराए थे। इसमें हम और थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो कौन कौन अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि फिजिक्स जिस जिसको बोरिंग लगती है इस वीडियो में उन्हें भी फिजिक्स में फन आने लगेगा। जब भी आपको बोरिंग लगे तो एक कोड याद करना, फिजिक्स इज थ्योरेटिकल बट द फन इज रियल। जब आप इसको थ्योरी से बाहर आकर थोड़ा सा रियलिटी में फेस करना शुरू करेंगे, एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपको फिजिक्स में भी फन दिखाई देगा। तो चलिए इस सीरीज को शुरू करते हैं। तो कौन कौन है जो फिजिक्स की एक अलग दुनिया में जाना चाहता है? जो जो तैयार है तो आइए हम सब चलते हैं इस रॉकेट में बैठकर फिजिक्स की एक अलग दुनिया में। सो लेट्स गो। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और इसको हम करेंगे थोड़े से नए अंदाज में, कौन से फन वाले अंदाज में। तो चलिए इस क्वेश्चन को रीड करिए। Two particles each having a mass of 5 gram and charge 1 into 10 to the power minus 7 coulomb but opposite in sign stays in limiting equilibrium on a horizontal table with separation of 10 centimeter. The coefficient of friction is same for both particles और हमें वही coefficient of friction find करना है। तो देखिए हमें एक टेबल गिवन है। आप सपोज करिए कि टेबल के एक तरफ आप खड़े हैं और वहीं दूसरी तरफ आपका मोबाइल खड़ा है। तो क्या होगा, आप अपने मोबाइल की ओर जाना चाहेंगे और मोबाइल भी आपको अपनी ओर खींचेगा, यानी आप दोनों एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। वही है यहाँ पर टू पार्टिकल्स, दोनों का चार्ज अपोजिट है, मतलब साइन, इसी वजह से वो दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन क्या आप इतना इजीली मोबाइल तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स चाहेंगे कि आप मोबाइल से दूर रहें जिससे आप अच्छा पढ़ सकें। तो अगेन यहाँ पर वही फ्रिक्शन की तरह एक्ट कर रहा है। फ्रिक्शन हमें दी हुई है, इस टेबल पर एक फ्रिक्शन है जो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को प्रिवेंट करती है और वही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें निकालना है। आइए उन दोनों ही फोर्सेस की बात करते हैं। तो इस तरफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस तरफ होगी आपकी फ्रिक्शनल फोर्स, इसको एफ और नीचे भी एफ लिख देते हैं, ये फ्रिक्शन के लिए है और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए है। अब इन दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आपको निकालनी है तो आप कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर फर्स्ट पर कितना चार्ज है? 1 into 10 की पावर माइनस 7। आइए चलो पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। अब आपको सब केवल और केवल वैल्यूज पुट करनी है। K की वैल्यू क्या है? 9 into 10 की पावर 9। अब Q1 और Q2 की वैल्यू सेम है और वो क्या है? 1 into 10 की पावर माइनस 7। तो ये स्क्वायर हो गया। और अब देखिए R स्क्वायर की वैल्यू, उन्होंने हमें डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर। हम इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी ये होगा 0.1 मीटर। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर है, तो अगर आप मीटर में लिखेंगे तो ये 10 की पावर माइनस 2 आएगा। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व कर आपका आंसर आएगा 9 into 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। ये आ गई आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखिए। क्वेश्चन में हमने पहले ही कहा है कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे इस लिमिटिंग वर्ड की बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि फ्रिक्शन में आपने दो तरीके की पढ़ी थी, एक थी स्टैटिक फ्रिक्शन और एक थी लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? देखिए यहाँ पर फ्रिक्शन का फॉर्मूला हम लिखते थे म्यू इंटू एन। ये जो म्यू इंटू एन नॉर्मल फोर्स है, ये केवल और केवल लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए होता था। अब आपको इसके लिए भी थोड़ी सी फोर्सेस कैलकुलेट करनी पड़ेगी इस एन को निकालने के लिए। तो आप सपोज करिए ये रहा है आप या फिर आपका मोबाइल, आपके ऊपर नीचे लग रही होगी यहाँ पर mg फोर्स और ऊपर लग रही होगी नॉर्मल फोर्स, और क्योंकि इसमें कोई भी अपवर्ड मोशन नहीं हो रहा है तो अगेन ये जो n है ये इस mg के इक्वल होगी। तो आप इस n की जगह यहाँ पर डायरेक्ट mg भी लिख सकते हैं। अब सिंपली आपको m भी पता है, ये देखिए 5 ग्राम गिवन है और जी हमें 9.8 पता ही होता है। तो आप यहाँ पर वो भी वैल्यूज पुट कर दीजिए, 5 into 10 की पावर माइनस 3 into 9.8। तो यहाँ से आपको क्या आंसर मिलेगा? यहाँ से आपको आंसर मिलेगा 49 into 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन।
अब सिर्फ आपको इन दो फोर्सेस को इक्वेट करना है। तो अगर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल्स टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन करते हैं, क्योंकि इसमें अगेन कोई मोशन नहीं हो रहा है, वो इक्विलिब्रियम में है। अगर मोशन हो रहा होता तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं होती। यानी आप मोबाइल के पास जाना तो चाहते हैं पर जा नहीं पा रहे हैं, तो वही ये केस है इक्विलिब्रियम का। जब हम इन दो फोर्सेस को इक्वल रखते हैं तो 9 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल्स टू 49 इंटू 10 की पावर -3 म्यू। तो 10 की पावर्स वाले सिस्टम तो कैंसिल हो गया, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.18। हेंस ये था आपका आंसर। इसको हमने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अप्रोच करने की कोशिश की। आप अगर इसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच देंगे कि ये आपका मोबाइल है और ये आप है और वो फ्रिक्शन वगैरह भी, तो आपको न्यूमेरिकल्स में भी फन दिखाई देगा। यही था मेरा कहने का मतलब। तो आइए इसी फन वे में हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। A charge cube is to be divided on two objects. What should be the value of charges on two objects so that the force is maximum? तो इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं? सपोज करिए ये जो चार्ज क्यूब है ये कोई भी सुपर हीरो है। आप इसको सुपरमैन कंसिडर कर सकते हैं, आजकल बालवीर चल रहा है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए ये है हमारा क्यूब जिसको आप कहेंगे बालवीर। तो इसके पास दो तरीके की पावर्स हैं। कौन कौन सी? पहली पावर होगी ह्यूमन पावर्स, और दूसरी इसके पास कौन सी पावर्स हैं? इसकी सुपरनैचुरल पावर्स। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आपने इस चार्ज क्यूब को यानी कि आपके सुपर हीरो की पावर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब क्या क्वेश्चन चाहता है कि जो फोर्स हो वो मैक्सिमम हो जाए, यानी इनको डिवाइड करने के बाद भी जो बालवीर है वो ऐसे ही अपनी फोर्स एक्सर्ट करे दुश्मनों के लिए, और वो दोनों ही तरीके से मैक्सिमम हो, ह्यूमन पावर्स वाली भी और सुपरनैचुरल वाली पावर भी। तो ये था हमारा क्वेश्चन, और ये था इसको अप्रोच करने का तरीका कैसे किया जाए। इसमें कंसेप्ट लगता है मैक्सिमम मिनिमा का। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी सी इजी होगा आपको सॉल्व करना। अगर आप नहीं भी हैं, बायोलॉजी के भी हैं, तो भी आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। मैं आपके साथ हूँ, इजी कैलकुलेशंस के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको फोर्स का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। यहाँ पर कौन सी फोर्स एक्ट करेगी? ऑफ कोर्स कूलम्ब्स फोर्स। तो उसका फॉर्मूला लिखिए, ये होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर Q1 और Q2 क्या होंगे वो देखिए। आपने दो चार्जेस को डिवाइड किया है Q को, तो सपोज करिए हमने एक चार्ज को स्मॉल q मान लिया, तो दूसरे चार्ज की क्या वैल्यू होगी? ये जो टोटल था कैपिटल Q माइनस ये वाला स्मॉल q, तो यही है हमारे Q1 और Q2। और जो R स्क्वायर है वो हमें नहीं पता, क्योंकि उसने हमें नहीं कहा कि हमने उन ऑब्जेक्ट्स को कितनी दूर रखा है, कि पावर्स को कितना सेपरेट किया है, हमें ये क्वेश्चन में नहीं मिला। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। लेकिन ये जो भी होगा वो होगा कांस्टेंट, एक फिक्स वैल्यू होगी जितने डिस्टेंस पे उसने रखा होगा। अगर आप इसमें Q1 और Q2 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट क्यों करना है? मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट ये कहता है कि जो चीज आपकी वेरिएबल है, यहाँ पर आपका वेरिएबल क्या है? स्मॉल q, बाकी सब कुछ फिक्स्ड है। आपको देखा जाए तो उस चार्ज की वैल्यू बतानी है, तो उसके रेस्पेक्ट में आप इस फोर्स को डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे? ये देखो, आप लिखते हैं, इसको डिनोट करते हैं df बाय dq से। डिफरेंशिएट करने से पहले आप इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं। वो कैसे? इसके आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके पास देखिए कि एज इट इज ये आपके पास दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब देखिए इस पार्ट में बाकी सब तो कांस्टेंट है, केवल और केवल एक q है, तो जो कांस्टेंट पार्ट होता है वो एज इट इज आ जाता है। और अब आप डिफरेंशिएट करते हैं इस q को, तो अगर आप q को dq के ही रेस्पेक्ट में मतलब डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्लियर है? बस आपको कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना था कि अगर आप इस q को डिफरेंशिएट करते हैं q के रेस्पेक्ट में तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसका मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है? n q की पावर n माइनस 1। सपोज करिए मैं यहाँ पर ये q लिखता हूँ और यही यहाँ पर q की पावर n होती है, तो इसका डिफरेंशिएशन इस फॉर्म में लिखा था। यहाँ पर क्या है? इस n की पावर 1 है, तो अगर आप इस क्वेश्चन में 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर q की पावर 0 हो जाएगी,
और आपने मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि किसी भी फाइनाइट नंबर की अगर पावर 0 हो तो वो 1 हो ही जाती है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 आती है। यहाँ ऐसे डिवाइड के रूप में आप मत समझना, ऐसे ही पढ़ते नहीं है, ये एक फंक्शन है। तो आप इसको फंक्शन की तरह ट्रीट करिए और उसके लिए ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो अगेन आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। जो कांस्टेंट टर्म है k/r², इसको हमने अगेन एज इट इज लिख लिया। अब अगर आप q² का यहाँ पर करेंगे n की जगह 2 पुट कर तो देखिए यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी 2 - 1 यानी q, तो 2q यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी। अब हमने df/dq यानी डिफरेंशिएशन तो निकाल लिया, जो चीज वेरिएबल थी उसके रिस्पेक्ट में। अब हम इसको इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, ये आप मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ेंगे। तो जब आप इसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो आपको इस q की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका r² से r² कैंसिल हो सकता है, वैसे भी आपका r² टर्म 0 नहीं हो सकती है, तो ये आपने कैंसिल कर दिया। आपका k भी कांस्टेंट है जिसकी फिक्स वैल्यू है 9 × 10⁹, वो वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती, तो ये भी आप काट सकते। तब आपको क्या बचा, q - 2q इक्वल्स टू 0। ये टर्म आपकी इक्वल्स टू 0 है। अब यहाँ से आपको q की क्या वैल्यू मिली, कैपिटल Q/2। ये जो आपका q आया, वैसे तो यही आंसर है, लेकिन ये आंसर क्यों है आप वो देखिए। मैथ्स ये कहता है कि ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है, यानी कि उसने हमसे मैक्सिमम फोर्स पूछी थी। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ग्राफ के रूप में देखें, जो हम फोर्स के बीच में और इस चार्ज q के बीच में कर रहे हैं, तो एक जगह आपकी फोर्स इंक्रीज हो रही होगी यानी कि मैक्सिमम होगी। सपोज करें इस पॉइंट पर आपकी फोर्स मैक्सिमम है और एक पॉइंट पर मिनिमम भी हो सकती है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स को और मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स को सेपरेट करता है। तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी। उसके लिए मैथ्स क्या कहता है कि आपको उसको डबल डिफरेंशिएट करना है, यानी कि आपको d²f/dq² ये कैलकुलेट करना है। अगर आप इसको एक बार दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये मिलता है, और अगर ये वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो इस क्रिटिकल पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। अगर आप फिजिक्स के हैं तो मे भी ये वाला पार्ट छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कंसेप्ट पूरे समझ में आने चाहिए। फील इसी में है, आगे भी क्या पता जरूरत पड़ जाए। एक बार आप इसको भी कैलकुलेट कर देखिए। अगर हम यहाँ पर इसको डबल डिफरेंशिएट करें, हमारी कौन कौन सी टर्म बची थी, इस वाली टर्म में हमारा स्मॉल q तो बचा ही नहीं, यानी ये पूरी ही टर्म कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। चाहे तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पर q नहीं है यानी q की वैल्यू 0 है, यानी n की वैल्यू 0। तो अगर आप इसमें पुट करेंगे तो आंसर 0 भी आने वाला है। तो कांस्टेंट टर्म के लिए हमारा डिफरेंशिएशन 0 हो गया। यहाँ पर क्या बचा था, k/r² × 2q। अगेन जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि k, 2 और r²/r², ये तो एज इट इज रहे। अब आप q का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अगेन वो 1 आएगा, यानी आपके पास ये टर्म बची। तो ये टर्म एब्सोल्युटली नेगेटिव है यानी लेस देन 0 है। तो इस वजह से हमारा इस क्रिटिकल पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। यानी आपको चार्ज की वैल्यू पूछी थी, आप किसी भी टर्म में निकाल सकते हैं। तो आपने चार्ज की वैल्यू क्या निकाली, q इक्वल्स टू कैपिटल Q/2, और यही है आपकी मैक्सिमम फोर्स। यानी अगर आप इस बालवीर की पावर को आधा आधा बांट दे, आधी ह्यूमन पावर और आधी सुपरनेचुरल पावर, तो ही आपको मैक्सिमम फोर्स दे पाएगी। तो इसको आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, डरने वाली बात नहीं है, छोटी मोटी कैलकुलेशन है। आप इससे भागेंगे या आपको और परेशान करेंगे, इससे अच्छा है जस्ट आप एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, ज्यादा बड़ी कोई बात नहीं है, और सिर्फ एक कंसेप्ट का मैक्सिमम मिनिमम। सो गाइस, ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। A ball A of 8 gram carries a positive charge 5 × 10⁻⁻8 coulomb. What must be nature and magnitude of charge that should be given to a second ball B? Fix 5 cm below the former ball so that upper ball is stationary. तो इस क्वेश्चन को आप रिलेट कर सकते हैं आपकी फैमिली से। सिचुएशन क्या होती है कि सपोज करिए यहाँ पर है आप, ठीक है, इसको आप अपने आप को मान सकते हैं। उसके बाद क्या है, आपके कुछ नीचे यहाँ पर आपकी फैमिली है, मे बी वो आपके फादर हैं, तो यहाँ पर आप थे। तो होगा क्या, सिचुएशन ये होगी कि भले ही आप नीचे आएंगे, क्यों, टेंशन की वजह से, प्रेशर की वजह से, उसकी वजह से आप हो सकता है कि थोड़ा सा आपका डाउनफॉल हो,
पर क्या आपके फादर आपको गिरने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो ऐसे ही आपके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाएंगे ताकि आप ना गिरे। ये भी कुछ वैसी ही सिचुएशन है। यहाँ पर जो फर्स्ट बॉल है यानी कि 8 ग्राम वाली, वो है यहाँ पर, ये है वो वाली बॉल, ए वाली। और इसमें साफ साफ लिखा है कि फॉर्मर बॉल, फॉर्मर मतलब जिसकी बात क्वेश्चन में पहले की गई है। तो पहले ए की बात की गई है, उस बॉल से नीचे बिलो 5 सेंटीमीटर बिलो एक दूसरी बॉल है बी, और जो जिसकी वजह से जो अपर बॉल है वो स्टेशनरी मिल जाती है। तो हमसे पूछा है कि इस वाली बॉल का साइन क्या होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो सीधी सी बात है, अगर ये वाला बॉल यानी आपके फादर आपको ऊपर उठाना चाहते हैं तो इनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव ही आपस में रिपल्शन करते हैं, तो तभी आप यहाँ पर स्टेशनरी रह सकते हैं। तो हमें नेचर तो पता चल गया कि नेचर पॉजिटिव होने वाला है इक्विलिब्रियम की वजह से। अब हम निकालते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो आइए इन दोनों फोर्सेस की बात करते हैं, ये जो डाउनवर्ड फोर्स है और ये जो अपवर्ड फोर्स है। तो डाउनवर्ड फोर्स की क्या वैल्यू होगी? ये ऑफकोर्स आपके mg के इक्वल होगा, यही आपकी टेंशन है, आपका वेट। अब देखिए मास आपको गिवन है 8 ग्राम। यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, किसी भी क्वेश्चन में आप थोड़ा सा अप्रॉक्स कैलकुलेशन करने के लिए जी को 10 सपोज कर सकते हैं। क्वेश्चन में नहीं दिया तो ना सपोज करना, पर वैसे हम इसको कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए 10 सपोज कर रहे हैं। तो इसको हमने केजी में कन्वर्ट किया क्योंकि ये ग्राम में था, तो 10 की पावर -3 और जी की वैल्यू 10 है। तो ये आ गई हमारी जो डाउनवर्ड फोर्स है। आइए हम अपवर्ड फोर्स की बात करते हैं। फादर वाला जो चार्ज था उसको आप क्यू लेट कर लीजिए, तो यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ की फोर्स लगेगी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये डिस्टेंस आपको ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर? चलिए K की वैल्यू आपने पुट की 9 × 10 की पावर 9। अब बात आई Q1 और Q2 की, तो हमें Q1 यानी कि A पर तो चार्ज गिवन है 5 × 10 की पावर -8, दूसरे पर हमने Q ऑलरेडी मान लिया है। R को आप पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे यानी 5 × 10 की पावर -2, और ये हो गया उसका स्क्वायर। तो यहाँ से आपको इसको सॉल्व करना है और उसके बाद इन दोनों ही फोर्सेस को इक्वेट करना है। तो फाइनल क्या सिचुएशन होगी, जो आपकी डाउनवर्ड फोर्स होगी वो आपकी अपवर्ड फोर्स के इक्वल होगी। अगर आपको यहाँ से Q की वैल्यू निकालनी पड़े तो देखिए 10 की पावर -3 × 10 इक्वल्स टू 9 × 10 की पावर 9, 5 × 10 की पावर -8 क्यूब अपॉन 5 × 10 की पावर -2। ये यहाँ पर मैंने एज इट इज निकाल लिया है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको सिंपली Q की वैल्यू मिलने वाली है 4.4 × 10 की पावर -7 कूलम। देखिए ये कैलकुलेशन पार्ट है, आई होप कि आप इतना तो इजीली करेंगे। इस तरीके से आप हर क्वेश्चन में थोड़ा सा अपना अप्रोच लगाने की कोशिश कीजिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। A pendulum of mass 3.6 gram carrying a charge of 2 × 10 to power -6 coulomb at its bob is initially at rest. Then a similar charge is kept horizontally 1 meter away from it, which deviate the bob. Find the tension in thread of pendulum and angle it makes with the vertical. तो भाई बचपन में सबने झूले तो जरूर झूले होंगे, तो याद है आपको एक झूला, देखिए ये कुछ उसी तरीके की आपको सिचुएशन दिखाई देगी। ये आपकी आ गई यहाँ पर रोप और आप यहाँ पर बैठे हैं इस झूले पर, ये रहेगा इस तरीके की आपने झूले झूले होंगे। यहाँ से आपका फ्रेंड इस झूले को पुश करेगा और नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी, नेक्स्ट सिचुएशन में ये रोप जो थ्रेड है वो थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी, झूला थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा और आप मजे से यहाँ पर झूल रहे होंगे फुल ऑन मस्ती। तो ये भी कुछ उसी तरीके की सिचुएशन है। यहाँ पर पेंडुलम के बॉब का हमें मास गिवन है 3.6 ग्राम। पेंडुलम भी तो यही है, पेंडुलम भी एक साइड से फिक्स होता है और इस थ्रेड के नीचे वाले जो हिस्सा होता है उसको हम बॉब बोलते हैं। तो इसका उन्होंने हमें मास दिया है 3.6 ग्राम और कहा है कि इसके ऊपर कुछ चार्ज है यानी क्यू भी दिया है 2 × 10 की पावर -6 कूलम। अब वो क्या पूछता है कि ये इनिशियली एट रेस्ट है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है, उसके बाद आपका फ्रेंड फोर्स लगा है। तो सिमिलरली यहाँ पर कौन है इसका फ्रेंड जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा? अ सिमिलर चार्ज इज केप्ट हॉरिजॉन्टली 1 मीटर अवे फ्रॉम इट, यानी एक सिमिलर चार्ज यहाँ पर इससे हॉरिजॉन्टल लेवल पर 1 मीटर की डिस्टेंस पर है और इसके ऊपर भी सिमिलर चार्ज है। सिमिलर चार्ज का क्या मतलब हुआ
कि पॉजिटिव साइन के साथ 2 × 10⁻⁻6 कूलम इस पर भी चार्ज है। तो आपका फ्रेंड क्या है, 1 मीटर दूर खड़ा है और वहां से आपको धक्का दे रहा है, फोर्स लगा रहा है ताकि आप झूल सको। तो हमें क्या करना है, फाइंड द टेंशन इन थ्रेड ऑफ पेंडुलम एंड एंगल इट मेक्स विद द वर्टिकल। तो क्योंकि ये थोड़ा सा जो बॉब है वो डेविएट हो गया है, ये सिचुएशन है, तो हमें टेंशन निकालने, एक तो स्ट्रिंग में कुछ टेंशन होगी, अपवर्ड जो फोर्स लग रही होगी, और एंगल। अगर आप वर्टिकल देखें तो ये थी आपकी इनिशियल वर्टिकल लाइन, तो इसने थोड़ा सा एंगल स्वीप कर लिया है, तो आपको ये एंगल भी फाइंड करना है। तो चलिए पहले कुछ फोर्सेस की बात करते हैं। इस वाली फिगर को कंसिडर करिए, हम इसको थोड़ा सा नीचे यहाँ पर बना लें। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर बैठे हैं तो ये डाउनवर्ड फोर्स लगेगी mg की, और कौन सी फोर्स लगेगी, एक अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अलोंग एक फोर्स लगती है जिसको हम टेंशन कहते हैं। तो ओवरऑल इसके ऊपर दो फोर्सेस लगने वाली थी इनिशियल केस में, लेकिन आपके फ्रेंड ने भी कुछ फोर्स एक्सर्ट किया है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये आपके फ्रेंड ने फोर्स एक्सर्ट किया। तो आइए अब आप इस सिचुएशन में अगर आ गए तो इनिशियली ना तो आप आगे जाएंगे ना ऊपर जाएंगे, कुछ देर रेस्ट पर आ जाएंगे और उसके बाद वापस से पीछे जाएंगे, ठीक है। तो यही सिचुएशन है कि आप सबसे एक्सट्रीम पॉइंट पर रेस्ट पर आ जाएंगे, यानी ये जो कंडीशन होगी ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। अगर आप इस टेंशन को रिजॉल्व करें तो कैसे करेंगे, एंगल देखिए, हमें ये जो एंगल निकालना है जिसको हमने थीटा माना है वो ये है, क्लियर है। तो जो ये वाला है ये जो 90 है, तो ये एंगल होगा आपका 90 माइनस थीटा, बिल्कुल क्लियर। अगर हम ऐसे ही एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करें तो ये एंगल होगा थीटा। चलिए अब अगर आपको इस टेंशन को रिजॉल्व करना पड़े तो जिस साइड थीटा होता है उस साइड आप लिखते हैं t cos थीटा, और उसी के अपोजिट साइड आप लिखते हैं t sin थीटा। यानी आपने इस वेक्टर को दो पार्ट्स में तोड़ा है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये इसका रिजल्टेंट कहलाता है रिजॉल्व करने के लिए। तो अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो आपको फोर्सेस को बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो आइए हम यहाँ पर फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो जो आपकी t cos थीटा है ये कहाँ पर लग रही है, ये अपवर्ड लग रही है, और डाउनवर्ड फोर्स कौन सी है, mg। ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। वही जो t sin थीटा है ये देखिए ये आपके लेफ्ट में लग रही है, और राइट में जो आपका फ्रंट फोर्स लगा रहा था वो फोर्स। तो आपको यहाँ से टेंशन और एंगल निकालना है। आप यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, टेंशन और थीटा, एक वेरिएबल को पहले एलिमिनेट कर दीजिए। उसके लिए क्या करें, आइए इसको डिवाइड करते हैं। अगर आप इन दोनों ही इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, हम कर रहे हैं इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, तो आपको क्या हुआ, t से t कैंसिल हो गया, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यहाँ पर टेन थीटा हो गया। याद रखना हमने साइन अपॉन कॉस यानी सेकंड अपॉन 1 किया, तो टेन थीटा इक्वल हो गया फोर्स अपॉन mg के। ये कंडीशन है एक्सट्रीम पॉइंट पर, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। तो अब यहाँ से आपको थीटा निकालना है और फोर्स और mg कैलकुलेट करना है। चलिए इस स्पेस को पहले थोड़ा सा खाली करते हैं। तो देखिए आपके पास कूलम्ब्स फोर्स क्या है, Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ पर कौन कौन से दो चार्जेस हैं, पहला जो बॉब पर चार्ज है और दूसरा जो आपके फ्रेंड पर यानी दूसरे पार्टिकल पर चार्ज है। तो k की वैल्यू तो आपको पता ही है 9 × 10⁻⁹, और इन दोनों पर सिमिलर चार्ज है यानी 2 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर, ऑलरेडी SI यूनिट में है यानी कि 1 का स्क्वायर। तो अब आप इसको कैलकुलेट करिए तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका 3.6 × 10⁻⁻2 आ जाएगा न्यूटन में। अब आइए mg भी कैलकुलेट करते हैं। mg मास आपको दिया है 3.6, और क्योंकि ये ग्राम में है तो आपको उसको kg SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो × 10⁻⁻3। g की वैल्यू हम इजी कैलकुलेशन के लिए 10 लेने वाले हैं। तो ये भी क्या आ गया 3.6 × 10⁻⁻2, यानी फोर्स और जो यहाँ पर mg है वो दोनों ही इक्वल आ गए। अगर आप इसको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो आपकी जो tan थीटा की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। अब जिसने भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसे पता होगा ये जो 1 आता है वो tan 45 पर आता है, तो इस थीटा की वैल्यू क्या हो गई 45 डिग्री। चलिए हमारा पहला पार्ट तो इजीली सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट पर जिसमें हमें टेंशन निकालनी है। तो अब यहाँ पर हमें थीटा भी पता है, mg की फोर्स पता है, सब कुछ पता है, तो यहाँ से हम टेंशन भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप टेंशन निकाल लीजिए।
टेंशन एज इट इज, साइन थीटा क्या हो गया, साइन 45 डिग्री, और फोर्स की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 3.6 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, ऑफ कोर्स 1/√2 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर -2। तो यहाँ से आपको टेंशन की भी सिंपली वैल्यू मिल गई 3.6√2 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन। आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ये 5.1 आएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके से आपका आंसर सही माना जाएगा। तो ये थे हमारे दोनों पार्ट। ये पेंडुलम टेंशन के क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम्स में आ जाते हैं। मैं आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये आपकी कंसेप्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। A particle of mass m and charge -q1 is moving around a charge +q2 along circular path of radius r। तो आपको प्रूफ करना है कि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल कर आएगा वो ये निकल कर आएगा। तो भाई देखिए इसको आप कैसे रिलेट करेंगे। अब आप सब भी टीनेजर्स हैं, आपको भी पता है कि होने क्या वाला है। ये है आप देखिए, ये जो +q2 है ये आपका दूसरा चार्ज हो गया और -q1 आपका पहला चार्ज है। आप इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो नेचुरल सी बात है, मे बी आपकी जीएफ हो या बीएफ हो। तो होने क्या वाला है, आप जैसे ही इसके चक्कर में पड़ने वाले हैं, ये आपको एक सर्कुलर पाथ में चक्कर पे चक्कर दिखाने वाले। तो होगा क्या कि आप ऐसे एक सर्कुलर मोशन में मूव करना शुरू कर देंगे और उस सर्कुलर पाथ की रेडियस r होगी। तो वहां से आपको इस टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करना है। आइए कुछ फोर्सेस की बात करते हैं। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की क्या वैल्यू होगी, अगेन आपका कूलम्ब्स लॉ K Q1 Q2 अपॉन r²। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं लिखा है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। हम इसकी डायरेक्शन फिगर के थ्रू समझते हैं क्योंकि ये अपोजिट फोर्सेस हैं। सीधी सी बात है कि अट्रैक्शन की फोर्स होगी, यानी ये फोर्स होगी इस तरफ Q2 की तरफ। तो सर्कुलर मोशन में ये कौन सी फोर्स होती है, याद करने की कोशिश कीजिए। यही तो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका mv²/r। अगर आप देखें तो ये अट्रैक्शन की फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं है। हम इन दोनों फोर्सेस को इक्वल तो रखने वाले हैं पर इक्विलिब्रियम की वजह से नहीं। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका काम ये अट्रैक्शन फोर्स कर रही है, इस वजह से इस कंसेप्ट में बहुतों को कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें इक्विलिब्रियम की वजह से इक्वल रख रहे हैं। लेकिन असल में समझिए कि एग्जैक्ट मैटर क्या है। ये कोई हमारी अट्रैक्शन न्यूटन की फोर्सेस उस तरीके की फोर्सेस नहीं है। इस फोर्सेस, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इस फोर्स का काम कोई भी कर सकता है। यहाँ पर वो अट्रैक्शन फोर्स है, मे भी किसी में वो वेट भी हो सकती है, यानी कोई भी फोर्स आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर सकती है। तो इन दोनों को अगर आप इक्वल रखेंगे तो देखिए आपके पास क्या वैल्यू आएगी। अब आपको वैसे क्या निकालना है, देखिए आपके पास Q1 है, Q2 है, R है, मास आपको गिवन है, R गिवन है, तो अब बचता है B। यहाँ से आप चाहे तो B निकाल सकते हैं, पर उसका फायदा क्या है, हमें क्या B निकालना है, बिल्कुल नहीं। हमें तो यहाँ पर टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड को क्या फॉर्मूला होता है, देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2πr/v। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस इज सर्कमफ्रेंस का 2πr/v, वहां से फॉर्मूला आता है। अब आप यहाँ से b की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले एक आर से एक आर तो कैंसिल हो रहा है, तो b की क्या वैल्यू आएगी, b की वैल्यू आ जाएगी k Q1 Q2, ये mvr के साथ नीचे आ जाएगा और इस पूरे का अंडर। ये है b की वैल्यू, और जब इसको आप पुट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी 2πr एज इट इज मल्टीप्लाई में mr ऊपर आ गया और k Q1 Q2 नीचे पहुंच। अब अगर आप इसको ये प्रूफ करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की टर्म आ रही है, यानी इस के को मैंने आपको बताया था कूलम्ब्स लॉ की पिछले वीडियो में कि हम इस के को लिख सकते हैं 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट इसलिए है क्योंकि ये सब काम एयर में हो रहा है। अब देखिए जब आप इसको वैल्यू पुट करेंगे तो इस के की जगह ये रेसिप्रोकल होकर 4πε0 ऊपर पहुंच रहा है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब आपको थोड़ा थोड़ा ये एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा होगा, देखिए 2πr भार है, यहाँ पर तो कुछ भी भार नहीं है। तो आइए इसको भी थोड़ा सा हम अंडर रूट के अंदर ले जाते हैं। जब ये वैल्यू अंडर रूट के अंदर जाते हैं तो वो स्क्वायर हो जाता है, तभी तो वो स्क्वायर अंडर रूट से निकल कर बाहर आएगा। तो आप इस 2πr को अगर आपको अंदर लिखना है तो इसको स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2πr का स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2।
अब आप देखिए ये वैल्यू एज इट इज बाहर आ सकती है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 4 अगेन 16, पाई स्क्वायर पाई क्यूब आ जाएगा। एग्जैक्टली आप मैच करेंगे घर पर भी आर स्क्वायर आर क्यूब बनने वाला है। तो यानी ये हमारा यहाँ से टाइम पीरियड का फॉर्मूला यही निकल कर आने वाला है। तो यहाँ पर इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये वीडियो थोड़ा सा हटके था, यूनिक था, क्योंकि इसमें हमने क्वेश्चंस को अलग तरीके से डील किया। अगर आपको मेरा ये अंदाज पसंद आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, जिससे मैं ऐसे ही आपके लिए और फिजिक्स फन से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूं। तो इस वीडियो को करिए लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, उन्हें भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। तो चलिए यहीं इसको खत्म करते हैं। बाय बाय।